Look at this. We have two statements. Program starts here, program ends here, but name and city is not printed by interpreter because the calling statement is commented by us. But now we have removed that comment sign and now the calling statement is also active. अब ये calling statement active है. अब प्रोग्राम का फ्लो ध्यान से सुनिएगा. इंटरप्रेटर पहले लाइन नंबर 1 रन करेगा, फिर लाइन नंबर 11, फिर लाइन नंबर 12 को रन करने के बाद वो चला जाएगा क्योंकि 12 इज अ कॉलिंग स्टेटमेंट. लाइन नंबर 12 पे वो जाएगा, खत्म नहीं करेगा. ध्यान से सुनिएगा. लाइन नंबर 12 पर वो जंप कर जाएगा 5 के पास, 6 को रन करेगा, 7 को रन करेगा, 8 पे उसको मिलेगा रिटर्न. वो रिटर्न होगा दोबारा उसी लाइन पे जहां से वो जंप करा था. दैट इज वाई, इसी वजह से इस कॉलिंग स्टेटमेंट को कहा जाता है जंपिंग स्टेटमेंट. दिस कॉलिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट. प्रोग्राम जंप कर गया दूसरी लोकेशन पे और रिटर्न वहीं पर होगा जहां से जंप करा था. फाइन. हम भी जंप करते हैं तो उसी जगह पे वापस लैंड करते हैं जहां से जंप किया था. फाइन. अगर हम वर्टिकली जंप करते हैं तो हमारा लैंडिंग एरिया भी वही होता है. सेम लाइन नंबर 12 से जंप किया तो रिटर्न भी लाइन नंबर 12 पर ही होगा और फिर लाइन नंबर 13 को रन करेगा ये. चलिए व्यू करते हैं. सेव किया एंड रन मॉड्यूल. सी दिस फाइन. प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, Vishal, Bhopal, and programs ends here. These two statements are printed by our user-defined function myDetails. I think सबको program clear हुआ? Yes, sir. Great. Yes, sir. ये था बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन, कैसे फंक्शन को बनाया जाएगा, कैसे कॉल किया जाएगा. सो अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. ये तो पहला हो गया, पासिंग नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न नो वैल्यू. अब अगला बनाते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे. तो इसको क्लोज कर दिया हमने एंड दिस पैटर्न इज आल्सो क्लोज्ड. नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फंक्शन अंडरस्कोर prg2.py. So function underscore 2py. Now we have an import statement. Import then this time we have a function with passing argument. Argument means a value which we are providing during calling statement. Like this time we have a function def with the one statement addition. Addition with first argument arg1, second argument arg2. So we are using two arguments and of course as the name implies, जैसा कि हमारा नेम हमें बता रहा है कि फंक्शन का नाम है एडिशन, तो जाहिर सी बात है एडिशन के साथ ही होगा जब उससे दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं. तो हमने बनाया एक फंक्शन, एक वेरिएबल ऐड इक्वल्स टू arg1 प्लस arg2 और इसे हमने प्रिंट कर दिया विथ एडिशन विथ एडिशन ऐड. हमने इस एडिशन को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया और लास्ट में रिटर्न लिख दिया, रिटर्न. सो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन बन के रेडी हुआ है एडिशन विद अ प्रिंट कमांड, जिसके अंदर वैल्यू प्रिंट हो रही है और वो एडिशन को डिस्प्ले करेगा. दो आर्ग्यूमेंट्स, दो डिजिट्स इसे भेजी जाएंगी, उन दोनों डिजिट्स का एडिशन ऐड होगा और ऐड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. इसे कॉल करना है.
नाउ वी नीड अ कॉलिंग स्टेटमेंट। इसे कॉल करने के लिए मैं यूजर से इंटरेक्शन चाहता हूं। सो हमने बनाया digit1 इक्वल्स टू int input enter first digit digit2 equals to int and input enter second digit। दो डिजिट्स आ गई। अब मुझे इन दोनों डिजिट्स का एडिशन स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, और एडिशन डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। तो इसे कॉल करते हैं। टू कॉल दिस फंक्शन वी नीड द फंक्शन नेम व्हिच इज एन एडिशन। ब्रैकेट में we need an arguments, but what if we skip these arguments? I have skipped these arguments. I forget to pass these two arguments. Let's see the error which interpreter throws to us, which is thrown by the interpreter if we skip any argument. So this program is not yet completed. अभी ये complete नहीं हुआ है। मैं just function को call कर रहा हूँ बिना arguments के, और व्यू करना चाहता हूं कि इंटरप्रेटर क्या एरर थ्रो करेगा। सो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, और अब इंटरप्रेटर हमें पूरा बता रहा है कि एडिशन फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसे दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, arg1 एंड arg2। तो इंटरप्रेटर ने हमें बता दिया कि एरर है लाइन नंबर 15 पर। अगर मैं इसे एक आर्ग्यूमेंट दे दूं digit1, तो digit1 arg1 को जाएगा, क्योंकि वो उसी पोजीशन से जज करेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि digit2 पास किया है तो वो आर्ग्यूमेंट 2 को जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पोजीशन से मैच करता है। इन नामों को आपका इंटरप्रेटर नहीं जानता, वो तो एड्रेसेस जानता है। याद है मेटा टेबल डिस्कस किया था। इंटरप्रेटर इन नेम्स को नहीं जानता, वो तो मेटा टेबल के थ्रू बाइनरी एड्रेसेस को जानता है। digit2 लिखने के बाद भी वो आर्ग्यूमेंट 1 पे ही जाएगा, क्योंकि पोजीशन, पहला आर्ग्यूमेंट पोजीशन पहले को ही ट्रांसफर होगा। सो चलिए हम 1 लिखते हैं और देखते हैं क्या एरर आता है। अब वो बोलेगा एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। तो पहले वैल्यूज दे दी हमने। अब वो कह रहा है कि 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग। अब हम उसको दोनों दे देते हैं कि एग्जैक्टली जैसे 2 चाहिए, सो टेक digit2। ऑफ कोर्स तीसरी दे दोगे तो बोलेगा अभी भी एक्स्ट्रा ओवरलोड हो गया, मुझे 2 चाहिए थे, आप 3 क्यों दे रहे हो। तो फिलहाल हमने इसे 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं, digit1 एंड digit2। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। वी हैव अ फंक्शन जिसके थ्रू हम एडिशन डिस्प्ले कर सकते हैं। वी हैव अ इंटरेक्टिव प्रोग्राम जहां पर हम 2 इनपुट यूजर से लेंगे, और दोनों इनपुट्स लेने के बाद यूजर को एडिशन दिखाने के लिए दोनों आर्ग्यूमेंट्स को हम कहाँ भेज देंगे, एडिशन के पास, जो एडिशन दिखा के वापस आ जाएगा। दैट्स इट। सेव किया एंड रन मॉड्यूल। फर्स्ट वैल्यू 10, सेकेंड वैल्यू 15 एंड एडिशन इज 25। ये 25 जो आया है ये फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हुआ है, एडिशन फंक्शन के थ्रू, जिसे हमने कॉल किया था विद आवर 2 आर्ग्यूमेंट्स digit1 एंड digit2। क्लियर हुआ सबको ये प्रोग्राम? Yes, sir. या ग्रेट। सो ये था पासिंग आर्गुमेंट, हाउ टू पास एन आर्गुमेंट। ये था पासिंग आर्गुमेंट का तरीका। अब अगला सीखते हैं रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट पास भी करेंगे, या फिर अभी सिर्फ रिटर्न वैल्यू पहले सीख लेते हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, पासिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। 4 तरह से फंक्शन कॉल होता है, वही 4 तरह के फंक्शंस की कॉलिंग अभी हम सीख रहे हैं। सो ये प्रोग्राम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? No, sir. या अब अगला प्रोग्राम बनाते हैं। सेव कर दिया इसको। फंक्शन prg3। अंडरस्कोर prg
3.py. राइट क्लिक किया और ओपन विद IDLE. सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट sys. अब हमने डिफाइन किया एक फंक्शन जहां पे हम सिर्फ रिटर्न करेंगे वैल्यू, रिटर्न वैल्यू के साथ. फंक्शन with return value. We have to design a function with return value. So in this case, we have to write def, def, def for the definition. Like I have written today, and bracket, no arguments. And inside this function, I have created a variable called date equals to, and explicitly I'm writing today's date, Sunday. Today is 14th June 2020. And I have to write return statement, but this time we have a value also. This is the way how we can write a function with return value. The name of the function is today, no arguments we have, but we have declared a variable with some string and return the particular variable with return statement. We cannot return multiple variables. We can return multiple values with the help of arrays. If we declare array with multiple values, so we can return multiple values with the help of array, but we are not supposed to add multiple values like this. var2, like variable 2, comma, variable 3. This is not possible. Even in any language, it is not possible to return more than one argument name. But if you want to return multiple values, I'm talking about values. If you want to return multiple values, you have to club those values in array. We can return array, but we cannot return multiple variables. ये clear हुआ सबको? हम multiple variables return नहीं कर सकते हैं, but multiple values return कर सकते हैं. Clear है इस term सबको? Yes, sir. ना? एक प्रोग्राम बनाएंगे array return का. एक देखेंगे प्रोग्राम जिसमें एरे रिटर्न करेंगे हम लोग. अब आता है कि इसको कॉल कैसे करें. कॉलिंग, इसकी कॉलिंग के लिए एक वेरिएबल बनेगा. लाइक हमने, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है. इफ आई राइट टुडे, दिस इज द कॉलिंग स्टेटमेंट, बट वी हैव टू कैच वैल्यू रिटर्न बाय दिस फंक्शन. वी हैव टू कैच. This function is going to return a value. We have to catch this value. So rval, return value equals to today. This is the calling statement. Today is a calling statement. I repeat, today is the calling statement, and the value returned by this function, is transferred on rval. Rval is a variable. Rval is a variable which allocated by the interpreter to receive the value returned by function today. Today function के जरिए जो भी value return होगी वो किस में जाके assign हो जाएगी? rval पे. और हम इस rval को सीधे print पे भेज देंगे. Print today constant data and value is rval, return value. rval means return value. So I think सबको clear है ये. एक function बनाया today, उसे कॉल किया, जो भी वैल्यू उसने रिटर्न करी वैल्यू rval में आ गई और rval को हमने डिस्प्ले करवा दिया. क्लियर है छोटा सा प्रोग्राम? यस सर. यस सर. अब इसे सेव किया हमने और रन किया मॉड्यूल को. See this. So we got our output. Today is Sunday 14 June 2020.
So we have called our function from line number, we have called our function from line number 11. It jumps to line number 5, executes the program and return back with value. It returned back with value, and the value which he takes from this particular function is transferred by this assignment operator to our variable rval. इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए उस वैल्यू को rval पे असाइन कर दिया गया और r वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पर, और इस तरह से हमारा आउटपुट जनरेट हुआ। इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस वेरिएबल को बार बार यूज नहीं करना है और आपको केवल डेट दिखानी थी, तो बजाय इसके कि आप एक अलग से वेरिएबल एलोकेट करें, अगर सिर्फ डेट ही दिखानी थी तो हम लिख सकते हैं प्रिंट टुडे एंड टुडे फंक्शन, लाइक इनसाइड int when we have called input. So similar way print के अंदर हमने today function को कॉल किया और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा today वो किसी वेरिएबल पे असाइन ना होके सीधे प्रिंट हो जाएगी। today फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगी, वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, किसी वेरिएबल पे असाइन नहीं होगी। अब सेव किया इसे और रन मॉड्यूल। So here we got our respective output. Today, Sunday, 14 June 2020. I think this program is clear to everyone. आप सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. अब एक अगला प्रोग्राम देखते हैं जो कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, ऑफकोर्स पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू के साथ। तो उससे हम आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। सो फोर्थ फंक्शन पासिंग आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू के साथ। सो फोर्थ फंक्शन, सो ये फंक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, इसी वजह से ये सीक्वेंस में नहीं आया है। मैं इसकी स्पेलिंग को ठीक कर दूं, एन और सी में स्वैपिंग हो गई थी। सो फंक्शन 1 बना पासिंग नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न नो वैल्यू, फंक्शन 2 बना पासिंग आर्ग्यूमेंट रिटर्न नो वैल्यू, फंक्शन 3 बना पासिंग नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन 4 बनेगा जिसमें आर्ग्यूमेंट भी पास होगा और वैल्यू भी रिटर्न होगी। फंक्शन अंडरस्कोर prg4.py। सो राइट क्लिक विद आइडियली, चलिए व्यू करते हैं इसे। इनपुट किया sys, इनपुट किया हमने sys और सिस्टम को इनपुट कर लेने के बाद हमने अप्रोच किया प्रोग्राम की तरफ, पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू के साथ, रिटर्न वैल्यू टोटल कॉम्बिनेशन डेफ ऑपरेशन, arith operation. So just okay. So here we have declared a function arith operation, and with the arg1 first argument, arg2 second argument, and a variable called action. Fine. So 3 arguments we have: arg1, arg2, and action with colon sign. Now we have declared a variable called like if action is equals to 1, so our result is equals to arg1 plus arg2। अगर action की वैल्यू 1 है तो दोनों का एडिशन करें। फाइन। else if अगर एक्शन 2 है तो रिजल्ट में क्या साइन करे, arg1 को माइनस करे arg2 से। else if अगर एक्शन 3 है
तो रिजल्ट पे असाइन करें arg1 मल्टीप्लाइड विद arg2, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। एल्स इफ अगर रिजल्ट अगर एक्शन बराबर है 4k तो डिवाइड करें। आवर रिजल्ट is going to be arg1 divide with arg2, else means 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं है, so result must be not available any. So it is possible that you can assign either a number or a string as per your choice, and finally come out from this if sequence and return the final result. Return result. Here we have a function arith operation जिसे हम 3 आर्गुमेंट भेजेंगे, arg1, arg2 और होने वाला एक्शन। ऐसा प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है, याद है सबको? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम याद है सबको? ऐसा प्रोग्राम? यस सर। बस उसी को, सॉरी कोई कुछ बोल रहा था। सो यहाँ पर हमने 3 आर्गुमेंट पास करे, arg1, arg2 और एक्शन, और इस सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया। अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस फंक्शन को। कॉल करने के लिए मैं यूजर से 3 इनपुट दूंगा, पहले तो 2 डिजिट्स और उसे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो अरिथ ऑपरेशन के थ्रू आएगा। सो व्यू करिए। सबसे पहला तो digit 1 इक्वल्स टू इंट, इसके अंदर इनपुट, और लिख दिया है एंटर फर्स्ट डिजिट। फिर हमने लिखा digit 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड डिजिट। फिर हमने लिखा प्रिंट प्लीज या जस्ट arith menu, and after this 4 consecutive statements, 1 for addition and consecutive statements. I have copied this statement with the help of Control C and Control V. I have pasted it 3 times. 2, 3 and 4, 2 for subtraction, 3 for multiplication, and division. And finally, we have choice equals to int input, enter choice. Please enter your choice. Please enter your choice. इस तरह से हमने यूजर्स को एक छोटा सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दे दिया, जहां पर उसे 4 चॉइसेस हैं कि वो इन 2 डिजिट्स की मदद, इन 2 डिजिट्स के थ्रू क्या देखना चाहता है। और जो भी यूजर ने चॉइस भेजी है और जो भी 2 डिजिट्स एंटर किए हैं, हमें बस वो 3 चीजें किसको भेज देनी है, अरिथ ऑपरेशन को। और अरिथ ऑपरेशन रिजल्ट को दिखाने का काम नहीं कर रहा है, अरिथ ऑपरेशन इस रिजल्ट को दिखाने का काम नहीं कर रहा है, वो बस इस रिजल्ट को वापस भेजने का काम कर रहा है। ये क्लियर है सबको? अरिथ ऑपरेशन प्रिंट नहीं करेगा, वो भेज देगा रिजल्ट वापस। सो वी हैव टू रिसीव
rval return value equals to arith operation. Name of our function is arith operation. So rval equals to arith operation with the first argument is digit 1, second argument is digit 2, third argument is choice. Digit 1 becomes arg1, digit 2 becomes arg2, and choice becomes action. I think ये सबको क्लियर हुआ, ये पैटर्न क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना? प्रोग्राम लेंदी है बट है बहुत आसान. हमने बस एक फंक्शन बनाया और एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के जरिए यूजर को एक साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट किया है बस. अब जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसे प्रिंट करवाना होगा. सो प्रिंट फाइनल आउटपुट इज rval return value. Final output is return value. ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना? अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि उसके जरिए मैं एक और चीज सिखाऊंगा आप सबको. थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस प्रोग्राम को हम लोग. इसको सेव किया और रन मॉड्यूल. एल्स में मैं कोलन साइन भूल गया, तभी उसने एरर शो किया है. मैं एल्स में कोलन साइन स्किप कर गया. खैर मैं कई बार ये स्किप करता हूँ, कल भी मैं स्किप कर रहा था एल्स के साथ कोलन साइन. फिलहाल हमने इसको सेव किया और रन मॉड्यूल. सो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. फर्स्ट डिजिट पूछा गया, हमने 15 लिखा. सेकंड डिजिट पूछा गया, हमने 10 लिखा. फिर हमारे सामने एक एरिथ मेन्यू आया, उसमें हमें कुछ चॉइसेस दी गई. उन चॉइसेस में से हमें एक चॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया. हमने एक्सेप्ट कर लिया 3, और 3 के अकॉर्डिंग एरर आया है. एरिथ ऑपरेशन की स्पेलिंग गलत थी. ये एरिथ ऑपरेशन की कॉलिंग स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशन में मैंने नाम गलत लिख दिया है. सो चलिए देखते हैं कहाँ पर है ऐसा एरर. नाम मिसमैच कर गया है. ऑपरेशन एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, ये तो हमने मिस्टेक कर दिया, तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं. फंक्शन का नाम कॉपी किया, मैं यहाँ पे ई को स्किप कर बैठा, जिसकी वजह से एरर आ गया. क्लियर हुआ आप सबको एरर कहाँ पे था? Yes, sir. Yes, sir. सेव किया और फिर से रन करते हैं. First digit 15, second digit is 10. Again we have the same arith menu. The choice I have entered is 3. 3. The final output is 150. 150. And output we have got 150. This is the interpreter problem. Many times interpreter puts some output statements. So this is an interpreter issue, not a big thing, because we are just using a small shell. Now, if what happened if we given a wrong choice? So again run your module. Okay. This is not an error. See this. By mistakenly we have written this statement. By mistakenly we have pasted that statement. Okay. So save this time and run it again. Again 15 and 10. But the choice we have entered is like 2. So final output 5. And if I execute one more time with invalid choice, 15, 10 with maybe 8, choice is 8. So final output is NA. All is fine. We are getting the results. We are getting the not applicable. But now, test this particular output. We have written 15. We have written 10. I have given a choice like 4. But the final output is only 1.5. The output is perfectly right. But I want to display whether 1.5 is a addition, subtraction, multiplication, or a division. I have given the choice. Choice result is also available. जो choice मैंने दी है उसके according result भी आया है. But मैं result का
एक्सप्लेनेशन भी चाहता हूँ कि ये क्या है, ये डिवीजन है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये सब्ट्रैक्शन है कि ये एडिशन है, ये क्या है, वो दिखा है। एज पर योर चॉइस एडिशन द फाइनल आउटपुट इज दिस वन, एज पर योर चॉइस सब्ट्रैक्शन द फाइनल आउटपुट इज दिस वन। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे रिटन फॉर्म पे बताए कि मैंने कौन सी चॉइस को एक्सेप्ट किया था। तो इसके लिए मैं अपने फंक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा आगे, और यहां पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर करूंगा, लाइक एक्शन नेम इक्वल्स टू एडिशन। यहाँ पे एडिशन हुआ तो एक्शन नेम इज एडिशन, यहाँ पे एक्शन नेम इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन हुआ है तो मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया। यहाँ पर एक्शन नेम आया है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, तो हमने यहाँ पर डिवीजन लिख दिया। यहाँ पे एक्शन नेम आया है एक्शन नेम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन डी कैपिटल, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई, और अब है डिवीजन। इस तरह से हमने यहाँ पर, और ये है एरर नॉट एप्लीकेबल, किस वजह से है, क्योंकि वो एक एरर था। सो इनवैलिड, इनवैलिड चॉइस, जस्ट इनवैलिड। सो अब यहाँ पर मेरे पास एक्शन नेम भी है और रिजल्ट भी है, और मुझे दोनों चीजें रिटर्न करनी है। मेरे पास एक्शन नेम भी है जो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, रिजल्ट भी है जो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो दो चीजें हैं मेरे पास, और दोनों चीजें मैं रिजल्ट रिटर्न करके डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं दो वैल्यूज को कैसे रिटर्न करवाऊं, कोई मुझे तरीका बताएगा? कोई बोले कुछ भी। मैं यहाँ पे यूज करूंगा लिस्ट का, लिस्ट या टपल, जिसका भी यूज करना चाहें। टपल यूज कर सकते हैं, रीड ओनली होता है, लिस्ट यूज कर सकते हैं, टपल यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी का कोई काम नहीं है क्योंकि जो नेम्ड आर्गुमेंट है। सो मैं यूज करूंगा टपल का। तो हमने यहाँ पे बनाया है रिटर्न लिस्ट या रिजल्ट लिस्ट, नाम अच्छा रहेगा। रिजल्ट लिस्ट इक्वल्स टू राउंड पैरेंथेसिस, पहले भेजा 0th आर्गुमेंट में एक्शन नेम, फर्स्ट आर्गुमेंट में भेजा है रिजल्ट। मतलब आपका 0th इंडेक्स पोजीशन पे है एक्शन नेम, क्या एक्शन परफॉर्म करवाया गया है आपके थ्रू, और फर्स्ट पोजीशन पे है उस एक्शन का क्या रिजल्ट रहा। क्लियर हुआ सबको? Yes, और sir. रिटर्न पे Yes, लिखूंगा sir. रिजल्ट लिस्ट, रिटर्न पे लिखेंगे रिजल्ट लिस्ट को। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फंक्शन बन के रेडी हुआ है, हैविंग 3 आर्ग्यूमेंट्स, जो 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है और एक एरे को रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न होने वाला एक एरे है। मतलब आर वैल्यू को मैं कर दूंगा आर लिस्ट, आर लिस्ट, क्योंकि मेरे पास रिटर्न में एक लिस्ट आ रही है, एक टपल आ रहा है, एक वैल्यूज आ रही है, कलेक्शन आ रहा है। सो रिटर्न लिस्ट, रिजल्ट लिस्ट ने एक्शन नेम और रिजल्ट को क्लब किया, और क्लब करने के बाद रिटर्न कर दिया। उस रिटर्न वैल्यू को रिसीव किसने किया? आर लिस्ट ने। आर लिस्ट के पास एक एरे आया है जिसके 0th इंडेक्स नंबर पर लिखा हुआ है एक्शन का नाम, और फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे लिखा हुआ है एक्शन का रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। पहली प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगा एज पर योर चॉइस, एज पर योर चॉइस, पहली पोजीशन पे लिखूंगा एज पर योर चॉइस, आर लिस्ट के 0th इंडेक्स को डिस्प्ले करवाऊंगा, और फाइनल आउटपुट में मैं आर लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स नंबर को डिस्प्ले करवाऊंगा।
ये आप सभी को क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? No, sir. चलिए इसको रन करते हैं। तो सेव किया और रन मॉड्यूल की तरफ गए। फर्स्ट डिजिट एंटर किया 15, सेकंड डिजिट एंटर किया 10। इस बार रिजल्ट देखना चाहती हूँ 2 का and see this output. As per your choice subtraction, the result is 5. फिर से रन करते हैं। Again run module. Again same values 15 and 10, and the choice is going to be 7, which is not valid. Say this: as per your choice is invalid, the final output is NA. So hope this program is clear to everyone. आप सभी Yes, sir. ना? Yes, sir. I think interesting भी लगा सबको ये प्रोग्राम, Yes, Yes, sir. sir. और काफी Yes, sir. है ना, और काफी इंफॉर्मेटिव रहा, जहां पर हमने फंक्शन के पूरे तरीके को समझा, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, एरे कैसे रिटर्न करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एरे कैसे रिटर्न करना है, इफ एल्स का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन, देन यूजर के साथ इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक छोटा सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, और कैसे रिटर्न हुए लिस्ट को बाइफरकेट करते हुए डिस्प्ले करना है। सो ये था PHP में फंक्शंस को बनाने का एक कंप्लीट पैटर्न हमारा। सो क्लियर हुआ सबको Yes, sir. ना? तो यहाँ तक हमने एक बहुत ही आज के सेशन का आधा पार्ट कवर अप कर लिया है कि कैसे हमें फंक्शंस के साथ पाइथन में काम करना होगा। सो ये फंक्शंस तो खत्म हुए, 4 तरह के फंक्शंस हैं और चारों फंक्शंस को हमने काफी डेप्थ में समझ लिया है, और ये वाला प्रोग्राम उन सब चीजों को बाइंड कर गया। क्लियर सबको? तो Yes, sir. एग्जिट करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक, हमारे इस पूरे वेबिनार का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, पाइथन में फाइल सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाए। Sir, हाँ जी। सर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे पाइथन में? बहुत लेंदी हो जाएगा ऑफ कोर्स, जैसे कि कल भी बात चल रही थी, आगे चल के हो सकता है हम कुछ और भी वेबिनार सेशंस प्लान करें, उसमें मैं जरूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी एडवांस टॉपिक्स को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि सब चीजें समझाने में कुछ और सेशंस की जरूरत रहेगी। सो मैं जरूर पूजा मैडम के साथ डिस्कस करके, अगर टाइम अरेंज हो जाते हैं तो मैं जरूर उन एडवांस टॉपिक्स को भी इंक्लूड करूंगा। और भी कई चीजें हैं पाइथन में, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, वही इनहेरिटेंस। वही वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गया, और उसके Yes, साथ sir. हम लोग के माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी, तो डेटाबेस को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइन। Okay, sir. तो अब हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन के लास्ट टॉपिक की तरफ अप्रोच करते हैं कि कैसे हम पाइथन में फाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें, हाउ टू यूटिलाइज द फाइल सिस्टम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन का जो एक्चुअल जो फाइल सिस्टम का एक्चुअल पर्पस होता है वो ये है कि परमानेंट स्टोरेज। हम सभी ने समझा रहता है, 2 तरह के स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज जो कि रैम पे चला जाता है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव में आ जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्योंकि आपका सिस्टम शटडाउन होने के बाद भी डेटा रिमूव नहीं करता है, तो आपको परमानेंट स्टोरेज मिल जाता है, बट रैम पे रखा डेटा रिफ्रेश हो जाता है, एज वी ऑल अवेयर अबाउट दिस डेफिनेशन। तो बस इसीलिए कहा जाता है कि फाइल सिस्टम जो है वो वेरिएबल नहीं, वो हार्ड डिस्क ड्राइव से जुड़ा होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज एरिया से जुड़ा हुआ है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी से जुड़े होते हैं, रैम से जुड़े होते हैं, और जो फाइल सिस्टम होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव से जुड़ा रहता है। तो अब हम अपना एक बहुत ही बेसिक सा पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं,
क्योंकि प्रैक्टिकल देखते हैं तो और क्लियर होता है, थ्योरी समझते जाते हैं और साथ में प्रैक्टिकल दिखे तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है हम सबको। सो अब एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स इसका नाम मैं दूंगा फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट अंडरस्कोर prg1 अंडरस्कोर prg1 डॉट py। तो हमने यहाँ पर फाइल इनपुट आउटपुट अंडरस्कोर prg1 डॉट py के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहां पर हम लोग अपने फाइल सिस्टम के लिए फाइल्स को बनाने का काम और फाइल्स को रीड करने का काम करेंगे। सो राइट क्लिक किया और ओपन करते हैं अपना एक एडिटर। चलिए, अब हमने लिया इंपोर्ट sys और एक और इंपोर्ट, अब आ गया एक नया इंपोर्ट OS। अब ये OS क्या है? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं इसको नहीं कहूंगा। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो जो OS है, यहाँ पे OS रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम को। ये जो OS है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको मत जोड़िएगा। हियर द OS मीन्स आउटपुट स्ट्रीम। हम लोग एक आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने दो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आ गई हैं। सिस तो है ही और साथ ही साथ अब एक नया आ गया है OS फॉर आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर हुआ ये सबको? अब हम समझते हैं कि करना क्या है हमें। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया है my data equals to just या my note my note equals to, हमने यहाँ पे रखा एक input और write your note and save on file system, write your note and save on file system। ये हमने एक prompt रखा और वो my note के अंदर चला जाएगा जो भी मैं टाइप करूंगा। चलिए, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट your note is saved successfully, your note is saved successfully। एक मैसेज भी हमने शो कर दिया, बट यहाँ पे फाइल इनपुट आउटपुट आना बाकी है। मतलब मैं यूजर से कुछ बोलूंगा कि चलो लिखो और उसको सेव कर लो और फिर से शो करूंगा योर नोट इज सेव्ड सक्सेसफुली, बट उस नोट को सेव करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी जो कि मेरे फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगी और डेटा जो है मेरा फाइल सिस्टम पे सेव हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर सेव किया अपना काम, रन पर गए और रन मॉड्यूल, राइट योर नोट एंड सेव ऑन फाइल सिस्टम। तो जस्ट हमने लिखा है लाइक आई लव भोपाल सिटी, तो ये मेरा नाम है, मतलब ये मेरा नोट हुआ। और जैसे ही एंटर करूं तो ये जो नोट है मेरा, वो नोट कहाँ पे जाके सेव हो जाए, मेरे फाइल पे जाकर सेव हो जाए। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया योर नोट इज सेव्ड सक्सेसफुली, बट यहाँ पे कहाँ सेव हुआ? वो तो सेव ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हार्ड डिस्क ड्राइव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा ई ड्राइव पाइथन वेबिनार तो हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बन के आ जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बन के आ जाए योर नोट, ये मेरा पर्पस है, मैं अभी पर्पस बता रहा हूँ अपना। योर नोट डॉट txt नाम से एक फाइल बन के आ जाए और जब मैं उस फाइल को ओपन करूं तो यहाँ पे मुझे वही नोट लिखा हुआ दिखे जो नोट मैंने फाइल को दिया था सेव करने के लिए।
तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम के थ्रू एक टेक्स्ट फाइल बन जाए पीछे हार्ड डिस्क ड्राइव में, और उस टेक्स्ट फाइल पे जाके वो टेक्स्ट सेव हो जाए जो मैंने सिस्टम को लिखने के लिए। ये आप सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा ये काम। तो मैं yournote.txt को डिलीट कर रहा हूँ और अपने प्रोग्राम पे दोबारा लौट के देखता हूँ कि आखिरकार मैं अपने नोट को सेव कैसे करूँ। उसके लिए मैंने एक स्टेप अपना लिया है। मैंने जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है उसे मैंने ओपन कर दिया है। अब इस फाइल को मुझे रीड करना है, और रीड करके मुझे उसे हार्ड डिस्क ड्राइव पे भेजना है। हार्ड डिस्क ड्राइव पे भेजने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्रामिंग पैटर्न आएगा जिसका अब हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला वर्क जो हमारा होगा वो है हमें फाइल पे डेटा राइट करवाना है। फाइल को ओपन भी करना है और फाइल पे डेटा राइट भी करवाना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे फाइल सिस्टम के। स्टेप 1, पहला स्टेप किस बारे में होता है? पहला स्टेप होता है फाइल ओपन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन करेगा। इसके लिए फाइल के कुछ मोड्स होते हैं। कई हद तक ये फाइल सिस्टम सी लैंग्वेज की तरह है, इवन शेल स्क्रिप्ट। और अगर आपने इससे पहले कभी लाइनक्स पढ़ा है या यूनिक्स फाइल सिस्टम पढ़ा है तो ये टॉपिक फिर आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। पाइथन का फाइल सिस्टम यूनिक्स से ही डिराइव्ड है, मतलब यूनिक्स के फाइल सिस्टम को ही पाइथन का फाइल सिस्टम बना दिया गया है। अगर आपने इससे पहले यूनिक्स या लाइनक्स के फाइल सिस्टम को लर्न किया है तो ये टॉपिक आपको आता है, लेकिन लर्न नहीं किया है और सी लैंग्वेज का फाइल सिस्टम पढ़ा हुआ है तो भी आता है, क्योंकि सी लैंग्वेज का फाइल सिस्टम भी डेनिस सिटची ने बनाया है और यूनिक्स का फाइल सिस्टम भी डेनिस सिटची ने ही बनाया था। तो ये जो फाइल सिस्टम का स्ट्रीम है ये ऑलमोस्ट सी, लाइनक्स, शेल सब में कॉमन है, क्योंकि बनाने वाला पर्सन कॉमन था, डेनिस रिच्ची। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक वेरिएबल की, लाइक माई स्ट्रीम इक्वल्स टू ओपन। सी लैंग्वेज पढ़ा है तो एफ ओपन कमांड याद है सबको? उसी तरह से यहाँ पे है ओपन कमांड। ओपन के 2 आर्ग्यूमेंट हैं, यहाँ पे देखा है देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स, फाइल, मोड और फिर बफरिंग, एनकोडिंग एंड सो थिंग्स। हमें 2 की जरूरत होती है, फाइल और स्पेशली मोड। किसका मोड क्या होगा? फाइल पे मैं लिखूंगा नाम yournote.txt। अब आता है मोड क्या होगा। मेन मोड होते हैं W for writing, R for reading, A for append, W plus for writing and reading, R plus reading and append, A plus append and reading. These are the different modes. और एक और मोड आता है WB, write in a binary format. If you want to write your file in a binary format, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग यूज करते हैं, बट नॉर्मल पॉइंट है WB। So W for writing, R for reading, A for append. W plus means writing and reading, R plus means reading and append, मतलब write, A plus means append and reading, and WB for write in a binary format. आज के टाइम पे मोस्टली WB रिकमेंड होता है क्योंकि हम लोग कंसाइज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं, बट एज वी आर यूजिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग मैं W का इस्तेमाल पहले करूंगा, क्योंकि ये फाइल अभी बनी नहीं है। आप नोटिस करें
मैंने पीछे से फाइल जो थोड़ी देर पहले बनाई थी वो डिलीट कर दी है। योर नोट्स नाम से कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे W का इस्तेमाल करूंगा इसे बनाने के लिए। लेकिन अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये फाइल बनी होगी और उसमें कुछ कंटेंट्स होंगे और दोबारा मैंने इस फाइल को W मोड पे ओपन कर दिया, तो वो पहले पिछली फाइल को डिलीट करेगा और एक न्यू फाइल बना देगा। तो इस कमांड के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर फाइल पहले से बनी हुई और आपने गलती से W मोड पे ओपन कर दिया, तो वो पुरानी फाइल को पूरा डिलीट करके एक न्यू एम्प्टी बना देगा। एक फायदा भी है, आपका काम है फाइल को रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करना मतलब फाइल में जितने भी कंटेंट्स हैं उनको डिलीट करना। तो फाइल को ओपन करके एक एक कंटेंट को डिलीट करने की जगह अगर फाइल को दोबारा W मोड पे ओपन कर दें तो कंटेंट्स तो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ सबको। तो जो ओपन फंक्शन है उसका काम है एक फाइल को ओपन करना in a given mode, either W for write, R for read, A for append, as per the choice. Clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. So my stream नाम से हमने एक स्ट्रीम ओपन करी, बट ये स्ट्रीम अभी टेम्पररी है। ये फाइल को तब तक नहीं बनाएगी जब तक मैं उसको क्लोज नहीं कर दूंगा। ये बड़ा जरूरी है। अगर फाइल बनाई है तो क्लोज करना जरूरी है। फाइल बनाने के बाद अगर आपने फाइल को क्लोज नहीं किया तो वो फाइल को इंटरनली रिमूव कर देता है। तो अगला कमांड आता है माईस्ट्रीम डॉट क्लोज। अभी हमने यहाँ पे कुछ सेव नहीं किया है, कुछ राइटिंग नहीं की है। राइटिंग वर्क मतलब स्टेप 2 जो है, राइटिंग वर्क वो नहीं किया है और स्टेप 3 की तरफ चले गए हैं, क्लोज की तरफ। सो अभी मैंने राइटिंग वर्क को नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ फाइल को बनाने का काम किया है। अब आप पीछे नोटिस करें, क्या आपको यहाँ पर योर नोट डॉट टीएक्सटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? No, sir. अब देखिए, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अपने सेव किया और रन किया, मुझसे इनपुट लेगा बट कुछ सेव नहीं करेगा, जस्ट फाइल को बनाएगा, एम्प्टी फाइल। सो राइट योर नोट एंड सेव, सो नथिंग। अभी कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि पता है सेव तो करेगा नहीं, एम्प्टी फाइल बनाएगा। नोट इज सेव सक्सेसफुली, ठीक है, मान ली बात। बट अगर आप बैकएंड पे देखें, दिख रहा है सबको ये फाइल? दिखी सबको? Yes, sir. Yes, sir. कितने Yes, बजे sir. बनी? ये दिखा रहा है कि जून 14 2020 14:16 मतलब 4:16 पे इस फाइल बनाया गया। 4:16 PM पर इस फाइल को बनाया गया है और ये फाइल मैंने नहीं बनाई, सिस्टम ने बनाई थी। क्या है इस फाइल के अंदर? वो तो एम्प्टी है। तो अब हम लिखें भी तो सही, एम्प्टी फाइल थोड़ी बनानी है, हमें तो लिखना है, हमें इस फाइल के अंदर डेटा को सेव करना है। तो अब सेव करने के लिए क्या करूं? मैं इस पे राइटिंग वर्क करवा दूं अपना, और काम तो कर ही चुके हैं, बस एक स्टेटमेंट लिखनी बाकी है। सो माई स्ट्रीम dot write function is also very simple. Write MyStream dot write, just we have to write the name of the text which we want to write on our string. So write with bracket and whatever the text, my note, मुझे क्या सेव करना है? my note, जो हमने यहाँ पर टाइप किया था वही नोट मुझे सेव करना है अपनी स्ट्रीम पर। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा हुआ, हमने यूजर से कहा कि कुछ नोट लिखो, हमने यूजर के लिए एक न्यू फाइल बनाई, नोट उसमें राइट किया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं तो फाइल में आपके कंटेंट सेव नहीं होंगे। दिस क्लोज स्टेटमेंट इज मच लाइक एज
सेव एज, फाइल को सेव भी करना है ना। Yes, sir. अगर आप फाइल को, इवन ये तो सी लैंग्वेज में भी था, आपके यूनिक्स में भी है, इवन PHP, जितनी भी लैंग्वेजेस जो फाइल सिस्टम सपोर्ट करती हैं, अगर आप उसमें फाइल को ओपन करवा के राइट कर देते हैं लेकिन फाइल को क्लोज नहीं करते हैं, तो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस फाइल में कंटेंट्स को सेव नहीं करता। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट लिखने के बाद जितने भी कंटेंट्स हैं उन सबको लिख देने के बाद अगर आप फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं, फाइल को क्लोज नहीं करते हैं, तो आपके कंटेंट सेव नहीं होंगे। क्लियर हुआ आप सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए ग्रेट। तो अब हम इसको जरा रन करें और देखें हमारे नोट इसमें सेव हो रहे हैं कि नहीं। सो हम गए रन मॉड्यूल की तरफ और write your note and save on file system. So I love Bhopal city and enter. So your note is saved successfully. चलिए देखते हैं कि हमारा नोट सेव हुआ है कि नहीं सक्सेसफुली। सो नोट यहाँ तो दिखेगा नहीं, हमें जाना होगा फाइल सिस्टम की तरफ और फाइल सिस्टम पर ये बता रहा है कि फाइल बनी थी। और फाइल सिस्टम पर अगर आप देखें तो आई थिंक ये 0 बाइट्स ही बता रहा है अभी, बट आवर कंटेंट्स आर सेव्ड। मैंने यही लिखा था आई लव भोपाल सिटी और वो मेरे टेक्स्ट फाइल पर आकर सेव हो चुका है। आप सभी को क्लियर हुआ ये प्रोग्राम? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से पहला प्रोग्राम बना है जिसके थ्रू हमने जो भी हम लिख रहे थे वो सेव हो गया है। अब इसी प्रोग्राम में ही हम W की जगह अगर A लिख दें, W की जगह अगर A लिख दें तो उसमें कंटेंट्स अपेंड हो जाएंगे, राइट होंगे, बट अपेंड मींस जो पुराना डेटा था वो भी रिटेन रहेगा और नया डेटा भी चला जाएगा। लेकिन अगर W लिख दूंगा तो पुराना कंटेंट हट जाएगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। अगर इस प्रोग्राम को दोबारा हम रन करते हैं, अभी फाइल पे क्या सेव्ड है? अभी फाइल पे सेव्ड है आई लव भोपाल सिटी। अब मैं इसमें इसको दोबारा रन करता हूँ, फाइन, और लिख दिया है आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो ये भी सेव हो गया, तो मुझे लगा शायद मेरे सारे फेवरेट सेव हो गए हैं। अब मैं गया अपने फाइल की तरफ और उसे चेक करता हूँ कि मेरे कितने कंटेंट सेव हुए हैं वहां पर। सो ओपन आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, मैंने अरे मेरा भोपाल लविंग कहाँ गया, वो तो हट गया, मतलब मेरा कंटेंट तो ओवरराइट हो गया। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया काम। मैंने सोचा प्रोग्राम में पुराना डेटा भी रहेगा, बट प्रोग्राम का पुराना डेटा हट गया और नया डेटा उसके ऊपर ओवरराइट हो गया है। सो हमने सोचा चलो यूजर को एक ऑप्शन दे देते हैं कि उसे फाइल को किस मोड पे ओपन करना है, जिस मोड में चाहेगा उस मोड पे ओपन कर लेगा। तो एज वी आर फैमिलियर विद मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, सो हमने सोचा चलो प्रोग्राम को थोड़ा बेटर कर लेते हैं। सो वी हैव गिवन अ फाइल मेन्यू, हमने यूजर को एक फाइल मेन्यू पेश कर दिया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेस 1 टू क्रिएट न्यू फाइल। क्रिएट न्यू फाइल, अगर आपको न्यू फाइल बनानी है तो 1 प्रेस करें। प्रिंट 2, फाइन, ओपन एंड सेव ऑन existing file, save on existing file। आपको अगर इसकी जगह हम लिखते हैं create new file, append your data, append your note, ये थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएगा। append your note, create new file और append your note, क्योंकि हम लोग एक्शन भी append करवा रहे हैं तो थोड़ा फैमिलियर होगा हमारे लिए भी समझना।
फिर हमने लिया चॉइस इक्वल्स टू इनपुट input enter your choice। अब यूजर चॉइस देगा, हम यहाँ पर if लगाएंगे, if the choice is equals to 1, so open the stream in a append mode, मतलब write mode, else open my stream in append mode, your note.txt with a for append। ये आप सभी को ही क्लियर हुआ यस सर। ना? अभी आउटपुट देखेंगे अपन, बट हमने नोट लेने के बाद यूजर से पूछा उसे अपेंड करना है या न्यू फाइल बनानी है। तो चलिए जरा देखते हैं इस प्रोग्राम को और रन करते हैं। पहले मैंने लिखा I love भोपाल सिटी, फाइल मेन्यू आ गया, क्रिएट न्यू फाइल और अपेंड योर नोट। मैंने कहा क्रिएट करो 1, योर नोट इज सेव्ड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं, ये फाइल न्यू बनी होगी और दोबारा मेरा आई लव भोपाल वाला मैसेज वापस आ गया होगा, बट पुराना कंटेंट हट गया होगा। ऐसा ही हुआ, परफेक्ट। अब मुझे फाइल को दोबारा रन करना है और अपना कंटेंट अपेंड करवाना है। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। सो अगेन रन मोड। I love Python programming. Again, we have a menu. So this time I'm giving a choice 2. Create new file or append your note. I want to append my note. Your note is saved successfully. Okay, in both cases we have a common message. दोनों ही मामलों में मैसेज कॉमन है हमारे पास। अब हम इसे देखते हैं पीछे। Right click and open the contents. See this. Our first message is I love Bhopal city and I love Python programming. My both contents are saved here. ये सभी को क्लियर हुआ प्रोग्राम? यस सर। चलिए अब क्वेरी है तो वो क्वेरी पूछिए, क्योंकि प्रोग्राम पहली बार आया है फाइल सिस्टम का। चलिए पूछिए, किसी को कोई क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। ना क्लियर हुआ ये प्रोग्राम आप सबको? यस सर। ना तो इसके थ्रू आपने ये समझ लिया फाइल को कैसे बनाना है, कैसे उसे डिफरेंट मोड्स में ओपन करना है और कैसे उसको सेव करना है। अब एक काम करते हैं अपन, ये सेव वाली स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं। मतलब हमने क्लोज करने वाली स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो लिखेंगे वो सेव नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं कि ये पाइथन में क्या सपोर्ट कर रहा है। सो हमने इसको सेव किया और फिर से रन करते हैं प्रोग्राम। पुराने कंटेंट सेव्ड हैं। देखो पुराने में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आई लव भोपाल सिटी लिखा हुआ है एंड आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। अब हमने न्यू कंटेंट सेव किया। Today is our last session. ये हमने लिख दिया, Today is our last session. So and enter. मैंने कहा अपेंड करना है 2, क्योंकि 1 कर दूंगा तो वो अननेसेसरी ओवरराइड कर देगा। तो मैंने कहा चलो अपेंड करना है, बट हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया है ना? ये तो याद है सबको, पीछे क्लोजिंग को हमने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। एंटर किया, योर नोट इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखते हैं पीछे हुआ क्या है आखिरकार। एग्जिट करा, क्या हमारा नोट सेव हुआ? हमने फाइल को क्लोज नहीं किया था। सी दिस,
जो लास्ट वाला सेंटेंस था, टुडे इज आवर लास्ट सेशन, वो इस फाइल में आके सेव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फाइल को सेव करने वाली जो स्टेटमेंट होती है, जो देखने में लगती है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट है, और हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट कितनी खतरनाक हो सकती है स्किप करने के लिए, उसका हमने व्यू देखा। सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो अब हमने इसको क्लोज स्टेटमेंट को अब एक्टिव कर दिया है, सेव किया, रन मॉड्यूल, और टुडे इज आवर लास्ट सेशन एंड सक्सेसफुली सेव्ड, एंड हमने इसको किया एग्जिट, और राइट क्लिक करते हुए ओपन, तो देखिए वो सेव हो गया। क्लियर हुआ? 3 बार हमने इस फाइल में अपेंड किया है, पहली बार राइट किया, फिर अपेंड किया एंड अपेंड किया। सबको क्लियर हुआ ये प्रोग्राम? यस सर। तो इस तरह से आप जो पाइथन में फाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट्स को सेव कर सकते हैं। सो कोई क्वेरी, किसी का कोई डाउट, कोई भी डिस्कशन तो करें, फिर हम अगले प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करें जहां पर हम अपने फाइल को रीड करेंगे। किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम अपने फाइल को अब रीड करेंगे, उसके कंटेंट्स को रीड करेंगे और कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे। सो कंटेंट्स को रीड करना, कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने का काम कैसे होगा, चलिए उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि फाइल का काम है ओपन करना एंड अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो उसी तरह से 2-3 और ऑपरेशंस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले तो रीड करना सीख लें। तो इसे एग्जिट करते हैं, या क्योंकि नोट था ना यहाँ पे, चलिए एग्जिट करते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। सो न्यू एंड फाइल with file io underscore prg2.py, and yes, right click with IDLE, and हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया और इंपोर्ट किया OS। अब हमने यहाँ पर अप्रोच किया सीधे माई स्ट्रीम को, इक्वल्स टू ओपन योर note.txt, ऑफ कोर्स इन अ रीड मोड, क्योंकि मुझे रीड करना है। और इसके बाद हमने कहा कि फाइल के कंटेंट्स को रीड कर दो, फाइल में जो कंटेंट्स है उसे रीड कर दिया जाए। तो फाइल के कंटेंट्स रीड करने के लिए हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा, मतलब पहले तो लिखा नोट्स, माई नोट्स इक्वल्स टू माई स्ट्रीम, माई नोट्स इक्वल्स टू माई स्ट्रीम, लिखा माई नोट्स इक्वल्स टू माई स्ट्रीम डॉट रीड। अब यहाँ पर हमें अपने कंटेंट्स को करना है रीड। तो अभी मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेजा, 0 है। और रीड करने के बाद हमने कहा कि फाइल को क्लोज करवा दो, माई स्ट्रीम डॉट क्लोज। सो ओपन किया, रीड किया, क्लोज करवा दिया। जो कंटेंट्स थे वो माई नोट्स में आ गए, जो भी रीड किए गए कंटेंट्स थे वो कहाँ पर आ गए, माई नोट्स पे आ गए। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दीज कंटेंट्स, सो माई नोट्स, मेरे जो नोट्स हैं वो क्या है, माई नोट्स के अंदर है। जो भी मेरे नोट्स थे वो माई नोट्स में आ गए। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब मुझे इस फाइल को डिस्प्ले करवाना है। सो सेव किया, सेव एंड रन मॉड्यूल एंड सी दिस।
My note is I love Bhopal City, I love Python programming. Today is our last session. Clear हुआ सबको? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत सिंपल पैटर्न है. ओपन किया is a step 1. Step 1 as usual, open your file. Open file is a step 1. Read and save your contents. Reading is the second step. Third is a closing step. अब आप बताओ, क्या यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैं क्लोज करवाना भूल गया तो कंटेंट्स रीड नहीं होंगे? यहाँ पे क्लोज की क्या जरूरत है? क्योंकि जब हमने राइटिंग कर रहे थे या अपेंड ऑपरेशन कर रहे थे तो क्लोज करवाना जरूरी था, नहीं तो हमने देखा भी था कंटेंट सेव ही नहीं हो रहे थे. बट यहाँ पर मैं कंटेंट्स तो सिर्फ यहाँ पर मैं कंटेंट्स केवल डिस्प्ले करवा रहा हूँ, राइटिंग वर्क तो करवा ही नहीं रहा. तो क्या हमें यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत है? तो आंसर करे मुझे, यस या नो, या जो भी आपके माइंड में आ रहा है. एनीवन? हाँ सर, जब हम लोग रीड कर रहे हैं किसी फाइल को, हाँ जी सर, तो यहाँ पे माई स्ट्रीम डॉट क्लोज देने की जरूरत नहीं मेरे अकॉर्डिंग. जब हम लोग राइट कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग जब डॉट क्लोज फंक्शन यूज करते थे तो उससे वो सेव होता था, लेकिन इस केस में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. जी. बट एक चीज है सर, जो फाइल सिस्टम में हम लोग को हमेशा ध्यान रखते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं लास्ट में. हाँ जी, जी, फाइल सिस्टम में जनरली हम लोग जब कोडिंग करते हैं सी में, हाँ हाँ हाँ, लास्ट में हम लोग फाइल क्लोज करते हैं, एफ क्लोज. हाँ, नहीं, लेकिन सर उसके पीछे का एक कारण ये है कि फाइल सिस्टम, जैसे अगर मैंने इसको क्लोज करना भूल गया तो फाइल जो है वो आपके हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ओपन हुई पड़ी है. जी जी. तो ये एक वही कंसेप्ट आ गया कि आपका विंडो ओपन है, तो अगर कोई दूसरा प्रोग्राम सेम फाइल पे अगर राइटिंग वर्क करना चाहेगा तो वो इस राइटिंग वर्क को नहीं कर पाएगा, वो उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फाइल रीड मोड पे किसी और जगह पे ओपन है. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर रीडिंग करते वक्त हमने फाइल को क्लोज नहीं किया तो वो ओपन रह जाएगी. जी जी जी. जिसके कारण अगर कोई और प्रोग्राम हमारी फाइल पे राइटिंग वर्क करवाना चाहेगा तो वो फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइल ऑलरेडी आपकी किसी और प्रोग्राम के जरिए रीडिंग मोड पे ओपन करके छोड़ दी गई है. ऐसा आपने अक्सर नोटिस किया होगा, बहुत कम, बट जब हम गूगल ड्राइव पर गूगल की एक्सेल शीट को ओपन मोड पे रखते हैं, मतलब शेयर्ड मोड पे रखते हैं, और अगर कोई यूजर एक्सेल फाइल को राइट करने या रीड करने के लिए ओपन करता है और लॉग आउट करे बिना, अपने सिस्टम से लॉग आउट करे बिना सिर्फ ब्राउजर को क्लोज कर देता है, तो आप नोटिस करिएगा कोई और यूजर उसको राइट मोड पे ओपन नहीं कर पाता. ये प्रॉब्लम जाती है गूगल की एक्सेल और डॉक्यूमेंट फाइल्स पे, क्योंकि वो फाइल सिस्टम है. तो वही टॉपिक यहाँ पर आता है. तभी कहा जाता है कि जब भी आप गूगल का एक्सेल, गूगल का डॉक फाइल यूज कर रहे हैं, जो स्प्रेडशीट है उसका, कि नॉर्मली शेयर्ड मोड पे यूज होती है ऑफिस में, तो क्लोज करने के बाद अपने ब्राउजर को या अपने अकाउंट से लॉग आउट जरूर करें. तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पे क्लोज करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई और प्रोग्राम इसे राइट या रीड मोड पे इन फ्यूचर ओपन कर सके. क्लियर है आप सबको? जी जी जी. हाँ जी सर. यस सर. तो हमने यहाँ पर इसको किया सेव. तो ये हुआ हमारा रीडिंग का प्रोग्राम. ये तो बहुत ही सिंपल सा था कि रीड करना है कि कंटेंट्स हैं. अब इस प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, जो कि हम डायरेक्ट यूज करूंगा स्टेटमेंट्स. सो तीसरा प्रोग्राम फाइल सिस्टम का, और आई थिंक अब ये हमारे इस पूरे सेशन का लास्ट प्रोग्राम है.
जो कि हम इस फाइल सिस्टम के साथ बना रहे हैं। तो फाइल इनपुट आउटपुट अंडरस्कोर prg3.py, राइट क्लिक विद IDLE, हमने किया इंपोर्ट sys, इस बार जरूरी है OS। अब देखिए मैं लिखूंगा os.rename, ये एक बिल्ट इन कमांड है, os.rename। यदि आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, सबको स्क्रीन दिख रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी सर? जी जी यस सर। यस सर। हाँ, सो कुछ कमांड्स हैं, छोटे छोटे कमांड्स हैं जो मैं जस्ट लिस्ट आउट कर दूंगा। लाइक हमने लिखा os.rename, सो रीनेम पे हमने लिखा फाइल का एक्चुअल नेम, योर नोट्स, नोट था कि नोट्स था, योर नोट, योर नोट डॉट txt को रिप्लेस कर दे आवर नोट्स डॉट txt से। ये पहला हमने फंक्शन देखा और जस्ट प्रिंट मेंशन कर दिया अपडेट्स डन सक्सेसफुली, अपडेट्स डन सक्सेसफुली। चलिए इसको सेव करते हैं और इसको सेव करने के बाद रन करते हैं। सो बस मुझे मिल गया अपडेट्स डन सक्सेसफुली, बट इसका इफेक्ट पीछे क्या होगा, रीनेमिंग वाला। तो हम गए पीछे फाइल पर और ये देखिए, दिखा सबको, जो मेरी फाइल का नाम था वो योर नोट्स से रिप्लेस होके क्या बन गया, आवर नोट, आवर नोट्स। और कंटेंट्स जो हैं इसके अंदर वो पूरे के पूरे सेव्ड हैं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि है इसी में ही, इसको कमेंट कर दिया। तो ऐसे कई छोटी छोटी चीजें हैं। अब हमने यहाँ पर, अब इसको क्लोज करते हैं एक काम, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, एग्जिट, सेव, और prg1 को दोबारा रन करते हैं, फाइल वाले प्रोग्राम को, क्योंकि वो न्यू फाइल बना रहा था। तो इसे दोबारा रन करते हैं, रन। सो जस्ट टेस्टिंग, फाइल को क्रिएट करें 1। तो एक फिर से फाइल बन गई और note.txt नाम से, ये देखिए फिर से बन गई योर note.txt। इसे तो रीनेम कर दिया था, तो एक नई फाइल बन गई योर note.txt, उसमें जस्ट टेस्टिंग भी आ गया होगा। परफेक्ट। अब हमने इस प्रोग्राम के लिए, अब हमने इस प्रोग्राम के लिए एक चेंज किया, फंक्शन prg3 पे जाके रिमूव कमांड, मुझे रिमूव डिस्कस करना था। सो os.remove, मैंने कहा रिमूव कर दो योर notes.txt को रिमूव कर दो। सो os.remove कमांड के जरिए आप एक एग्जिस्टिंग फाइल को टोटली रिमूव कर दोगे, पूरी तरह से रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए हमने कहा सेव और रन। यहाँ पर एरर आ गया है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड, कोई स्पेलिंग गलत होगी, नोट्स, नोट्स, ये दिखा आप सबको, ये स्पेलिंग गलत है, योर note.txt बनाया है हमने, ना कि योर notes.txt। सबको क्लियर हुआ क्या एरर आया था? यस सर। यस सर। इसको सेव किया और रन किया,
अपडेट्स डन सक्सेसफुली, वो फाइल अब डिलीट हो चुकी होगी। ये देखिए योर नोट डॉट टीएक्सटी डिलीट हो चुका है। सबको क्लियर हुआ? अब अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इसी में ही हम लोग एक न्यू डायरेक्टरी सकते हैं। सो os.mkdir, ये आप सबने क्या लाइनेक्स, आप सबने यूनिक्स पढ़ा है कभी? यूनिक्स या लाइनेक्स का शेल स्क्रिप्ट? यस सर, लाइनस। यस सर। कुछ याद आ रहा है? ऐसी कमांड्स वहां पे यूज की होंगे। यस सर, मेक डायरेक्टरी। पूरे सेम है। लाइनेक्स का ही पूरा शेल स्क्रिप्ट जो इस पाइथन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। mkdir पे लिख दिया है माय न्यू फोल्डर, mkdir पे लिख दिया माय न्यू फोल्डर। चलिए अब चेक करते हैं इसको। रन मॉड्यूल, updates done successfully and exit। ये देखा आपको माय न्यू फोल्डर बन गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब इसी से ही एक और कमांड मुझे बनाना है, दोबारा एक फाइल। अब देखिए आई थिंक ये हमारा ऑलमोस्ट अब लास्ट स्टेप बच गया है। सो मुझे एक फाइल बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा os.chdr change directory to my new folder। my new folder पे चेंज कर दो डायरेक्टरी, तो my program switch to the change directory, तो एक न्यू डायरेक्टरी की तरफ स्विच कर जाएगा जो कि इसी फोल्डर के अंदर है हमारे पाइथन वाले। फिर कहूँगा my stream equals to open your note dot txt in a write mode, और फिर कहूँगा my stream dot write and keep coding, stay safe। तो हमने मैसेज लिखा एंड माई स्ट्रीम डॉट क्लोज, ये हमने एक न्यू फोल्डर पे स्विच करके फाइल को बनाया है। देखते हैं कि फाइल कहाँ बनती है, इनसाइड द न्यू फोल्डर और मे बी ऑन अ सेम फोल्डर। इसको हमने किया सेव और रन। अपडेट्स डन सक्सेसफुली। देखते हैं यहाँ पे तो योर नोट कहीं दिख नहीं रहा है। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको माय फोल्डर के अंदर जाके बनना था, क्योंकि हमने फाइल बनाने से पहले डायरेक्टरी को चेंज कर दिया था। सबको क्लियर है? सो हम गए माय न्यू फोल्डर की तरफ। दिखा सबको? ये योर नोट कहाँ रखा हुआ है? चेंज की गई डायरेक्टरी के अंदर। 1 KB की फाइल है। ओपन करके पढ़ते हैं एंड कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ। इस तरह से ये फाइल सिस्टम के हमारे और भी रिलेवेंट कमांड्स जो कि रीडिंग और राइटिंग के अलावा दूसरी चीजों से जुड़े हुए थे, वो भी इस तरह से हमारे यहाँ पर कवर अप हुए। तो इस तरह से ये फाइल सिस्टम के कुछ कमांड्स थे जो कि हमने यहाँ पर व्यू किए हैं, जो कि सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं। ये सब ओएस कमांड्स कहलाते हैं। तो आपने रीडिंग राइटिंग, इसी तरह से एक और कमांड है, आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट कमांड, बट मैं लिख देता हूँ os.rmdir, of course remove directory। so to remove any directory with all the contents, आप इसी फंक्शन का यूज करेंगे, my new folder। so my new folder को आप चाहें तो बाद में रिमूव कर सकते हैं with the name rmdir। चलिए, तो इस तरह से हमने अपने इस पूरे वेबिनार सेशंस में पाइथन के कई इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें कुछ बेसिक पहले हमने डिस्कस करी,
फिर हमने एरेज के सारे टॉपिक्स को लर्न किया, देन कंट्रोल स्ट्रक्चर के इफ, एल्स, इफ एल्स इफ, लूपिंग, फॉर, देन फॉर विद एरेज को पूरा व्यू किया पैटर्न, देन फंक्शंस एंड द फाइल सिस्टम. सो आफ्टर दीज सेशंस आई थिंक अब आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के साथ काफी फैमिलराइज हो चुके हैं और आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे. सो अब आप एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ आगे इजीली स्विच कर सकते हैं और इसके जो डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी आगे व्यू कर सकते हैं. अब अगर आप कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं इसके एडवांस टॉपिक्स के लिए, तो वो भी अब आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन पिलर्स का काम करता है, आई थिंक इस वेबिनार से आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं. सो पूजा मैडम, नाउ ओवर टू यू. I have done all my job and the programming concepts. ओके सर. स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई क्वेरी है क्या? नो मैम. ओके. और किसी को कोई फीडबैक शेयर करना चाहेगा? स्टूडेंट में से, फैकल्टी में से? जी जी जी. हाँ मैडम, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. सर इस पे आप कौन सा जो एडिटर है आप यूज कर रहे हैं? सर जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडिटर आपके सिस्टम पे ही इंस्टॉल हो जाएगा. अच्छा अच्छा. नहीं, जैसे सर यदि मान लीजिएगा जैसे मैं पाइचार्म यूज करता हूँ. कौन सा सर? पाइचार्म. हाँ. तो ये मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस से यूज किए जाते हैं क्या ये? हाँ सर, एडिटर्स बेसिकली एडिटर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइनिंग एंड द इंटरप्रेटर. हाँ नहीं, यही मैं जानना चाहता था. हाँ हाँ. क्योंकि अगर आप सिर्फ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको अलग से इंटरप्रेटर या कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा. बट IDLE जो है वो कॉम्बिनेशन ही होता है इसके एडिटर और इसके इंटरप्रेटर का. तो वो इंटरनली बाइंडेड रहता है और हमें काफी कन्वीनियंट रहता है प्रोग्रामिंग के लिए. हाँ. इसीलिए तो इनको लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाता है ना. अच्छा अच्छा अच्छा, एली. हाँ ठीक ठीक. हाँ, इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट्स कहा जाता है इनको. ठीक सर. थैंक यू सर. रजनीश सर, आप कुछ कह रहे थे? जी मैडम जी. हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर ने जितना बढ़िया से पढ़ाया है तो हम सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया. और ख़ास तौर पे स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और डेटा स्ट्रक्चर में आपने किए हो, तो आप इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको लग रहा हो कि पाइथन में आप आगे कुछ खुद से कर सकते हैं. ये जो बेसिक फाउंडेशन था सर ने जिस तरीके से पढ़ाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा. कुछ लोग क्वेरी भी बीच बीच में पूछ रहे थे, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था कि सारे स्टूडेंट्स आकर के पार्टिसिपेट करेंगे, वैसा नहीं हुआ. लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट आए वो रेगुलर आए हैं, तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. और लास्ट में मैं सर को बहुत थैंक बोलना चाहूँगा. और स्टूडेंट के लिए मैं एक बात और ऐड करूँगा यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग सिर्फ आपने यहाँ पे जैसे अटेंड किया सर का लेक्चर, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होने जा रहा. इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते चले जाएंगे. थैंक यू सो मच सर एंड मैडम. थैंक यू विशाल. हाँ मैडम. हाँ बोलो स्नेहलता, बोलो. हाँ, थैंक यू विशाल सर. सर ने बहुत पेशेंसली पूरा कंप्लीट किया कोर्स. हालांकि कल का कोर्स मेरा भी मिस हो गया था, लेकिन बहुत फ्रूटफुल है. एक जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो आ गई, इसके बाद आगे हम लोग भी अपने आप से कुछ कर पाएंगे. और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत यूजफुल है. सेकेंड ईयर के लिए भी. फाइनल ईयर तो ऑलमोस्ट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आ गया है फाइनल ईयर का, लेकिन सेकेंड ईयर जब अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे या प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो थैंक यू सर. हम लोग आपसे आगे भी कनेक्टेड रहेंगे. श्योर श्योर. थैंक यू मैडम. ओके. और लास्ट में राजेश सर भी आए हैं,
अच्छा उनको भी शायद जी उनको भी शायद समझ में आ गया कि अच्छा क्लासेस चल रहा है तो थोड़ा अटेंड कर लें। चलो बढ़िया है, बढ़िया। एक्चुअली अभी इतने सारे वेबिनार हुए जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने भी कराया था जो एनालिटिक्स के ऊपर, तो उसमें भी पाइथन की बात हुई थी कि उसको उसकी यूजफुलनेस के लिए। फिर अभी मशीन लर्निंग पे जो हुआ था वेबिनार, उस पर भी उसमें भी पाइथन की इम्पोर्टेंस पे बात हुई थी। तो हम लोग सभी लोग काफी दिन से ये चाह रहे थे कि इस तरह का सेशन हो, और स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन हम सारी फैकल्टीज भी चाह रहे थे, और वो इस तरह से हुआ। चलो फर्स्ट डे हालांकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, तो लग रहा था कि किस तरह मतलब वो वाला दिन, लेकिन उसका फायदा ये हुआ, बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो दिन मैं कुछ भी मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर भी और बिकॉज ऑफ इतने ज्यादा डिस्टरबेंस थी उस दिन। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि हम 4 डेज का ये कर पाए, और 4 डेज में होने पे ये हुआ कि ये हर चीजें बड़ी इलेबोरेटेड वे में हुई, हर चीज हम बहुत अच्छे से देख पाए। सो और सबसे बड़ी चीज थी इसमें कि जो विशाल सर का जो एक्सप्लेन करने का तरीका था, जिस पेशेंस के साथ और जितना इलेबोरेटेड वे में वो बताते थे हर चीज, दैट वाज अमेजिंग। हमें भी सीखने को मिला। और सो थैंक यू विशाल सर। वेलकम और हाँ, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स। टेक्निकल टीम में हमेशा याचना मैडम और अपने रजनीश, हमेशा उन्होंने सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब आगे जो है इसको और अच्छे से करना है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने हो सकता है साइमल्टेनियसली नहीं किया होगा, हम लोगों ने भी उतना नहीं किया, तो इसको आगे करके देखना है। जब टाइम मिले उसको अच्छे से, और अपने पास यूट्यूब पर अवेलेबल हैं ही लेक्चर, सर अपने को देने ही वाले हैं, तो सब चीजें अपने पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू फैकल्टी। नाउ माय प्लेजर मैडम। एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने पाइथन को अपने करिकुलम में इन्वॉल्व कर लिया है, इंक्लूड किया है उन्होंने। तो मे बी नियर फ्यूचर में डिप्लोमा में भी पाइथन ऐड हो करिकुलम में जाए। ऐड होने की बहुत संभावनाएं हैं। हाँ हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा। ये भी जब बच्चे भी अपने यहाँ के आगे भी पढ़ेंगे जाके, तो इनको सब जगह यूज होना ही है ना। तो विद दिस नोट आई कंक्लूड द सेशन, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, Thank you. बाय। सो आई एम कंक्लूडिंग, है ना, लीविंग मीटिंग। ओके।